मिस्टर शजी, आप ये शो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो आपको हिफ्जा के जिद की कोई परवाह है और ना ही अंजिला के घर से चले जाने की कोई फिक्र है। कहना क्या चाहती हो तुम? और अंजिला मेरे भाई की बेवा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझी थी। मैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और बेहतर है कि तुम भी ये बात समझो। तो अब इस दुनिया में और कोई काम नहीं है? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी ये रोज उसकी फजूल की बकवास से। और एक बात बताओ, ये तुम मंजिला की इतनी हिमायती कब से हो गई? मैं अंजिला की हिमायती नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारा मकसद और दुश्मनी याद कर। दुश्मनी किससे? कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम बातों को। भूल गए, अंजिला ही तुम्हारे भाई की कातिल, उसी ने तुम्हारे भाई को जहर दिया था। मैं कुछ भूला नहीं हूं, और एक बात तुम भी ना भूलो, आइंदा मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं, समझ आए? क्या हुआ सरवर, खैरियत है ना? अपनी एक गलत सोच के हाथों अपना बेटा खो बैठी हूं मैं। एक पल भी करार नहीं आ रहा है। और अब बेटी, वो भी ऐसी राहों पर चलने के लिए बजिद है जिसका इख्तिताम एक गहरी खाई है, जिसमें से इंसान सारी जिंदगी या तो निकल ही नहीं सकता, और निकल भी आए तो वो जख्मों से इतना चूर होता है कि उसके जख्म सारी जिंदगी भी मुंतमिल नहीं हो सकते। अब किन राहों और कौन सी खाई की बात कर रही है, मैं समझ नहीं सका। बेटे को मिडिल क्लास फैमिली में ब्याया था, सो उसकी जान से हाथ धो बैठे हैं। और अब बेटी, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने के लिए बजिद है। इंसानों को क्लासों में तकसीम कर कर उनकी जांच और पहचान करना कोई दानिशमंदी नहीं है। इखलाक, किरदार, इंसानियत, इनसे इंसान की शिनाख्त बनती है। बेटे को अपने हाथों से खबर में उतारने के बावजूद भी आपकी सोच में जरा बराबर भी चेंज नहीं आया। सरवत बेगम, वक्त ज्यादा गुजर गया, इसलिए शायद आप भूल गई। इन्हीं खूबियों की वजह से मुझ जैसे मिडिल क्लास को आपके वालिद मोहतरम ने रिश्ता दिया था। लेकिन इस बात का इल्जाम आप जवार को नहीं दे सकते, उसे मिडिल क्लास खाई में भी आप ही ने धकेला। मैं तो समझी थी कि मैं अपने हमादुर ज़ोबी से कभी नहीं बन पाऊंगी। अपने बेटा अपने ही होते हैं, बस थोड़ी देर के लिए दिलों में महल आ जाता है और फिर ये महल दूर भी हो जाता है। यही कुदरत का कानून है। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अम्मी, हाँ, थैंक यू, आप अंजिला बुप्पू को लेकर आ गई। अरे भाई, अच्छा लगा आपको? खुश हैं आप? खालिद, अंजला को मैं लेकर आई हूँ।
आप ये देखें, इस फिल्म की जो साड़ियां लड़की ने पहनी ना इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, कहें तो मैं आपको नेट पे सर्च करके दिखा दूंगी और भी। सुनो, तो जरा एक दो अच्छे कलर्स के ब्लाउज के साथ बनवा दो। मैं और देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अतीका आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी देर से यहाँ मौजूद हैं। कुछ जाना नहीं चाहिए? हाँ, मुझे याद है, मैंने तो घर पे टेलर को बुलाया हुआ है भाभी आपकी साड़ियों के लिए। मैं जरा घर जा रही हूँ। ये क्या बदतमीजी, तुम कुछ ज्यादा ही बदतहजीब नहीं हो गई? आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा बैठो। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? आखिर तुम्हारी शागिर्द है। इस वक्त इसे गुस्से की नहीं, प्यार की जरूरत है, और इसकी उम्र ही ऐसी है, समझाने से बातें समझ में नहीं आती। उम्र तो तुम्हारी भी बहुत कम है, मगर बातें उम्र रसीदा लोगों जैसी करते हो। असल में बेगम साहिबा, ये पढ़ने पढ़ाने का काम ही ऐसा है। आप कब अपनी उम्र से आगे निकल गए हैं पता ही नहीं चलता। अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो हफ्सा तुम्हारी बात समझती है। जी, दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन एहतराम करती है, इज्जत करती है, एक टीचर होने की हैसियत से। माँ बाप के सामने बच्चे अक्सर जिद कर जाया करते हैं। ऐसे हालात में माँ बाप को समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। हफ्सा तुम्हारी शागिर्द है, अच्छी दोस्त है, एम आई राइट? जी जी, एक्चुअली मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को ही दोस्तों की तरह ट्रीट करता हूँ। मगर हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जमाना तो बदल गया ना बेगम साहिबा। जमाना कितना भी बदल जाए मगर तजर्बा नहीं बदल सकता। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। हफ्सा एक जिद में आई हुई है। बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे? कैसा काम बेगम साहिबा? हफ्सा एक ऐसी जिद कर रही है जो मैं जानती हूँ उसके लिए ठीक नहीं है। कैसी जिद? प्लीज खुल के बताइए। वो कोई जैन नाम का लड़का है यूनिवर्सिटी में, गालिबन तुम भी उसे जानते होंगे। बस उसी ने हफ्सा को अपनी बातों से बहला लिया है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो जिद्दी जरूर है मगर समझदार बिल्कुल भी नहीं है। अब उसे शादी करने की जिद कर रही है। उस लड़के की और हमारी हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है। इस तरह के गरीब घरों के लड़के अमीर लड़कियों को अपने मुस्तकबिल के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अगर हफ्सा से बात करो और वो तुम्हारी बात मान के जिद छोड़ दे। ओह, तो ये मसला है। मेरी नाजों में पली बेटी ऐसे कम हैसियत घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मैं आपका ये काम कर दूं तो इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो क्या तुम इस नादान लड़की को समझाओगे कि वो इज्जत छोड़ दे, जिसे पूरा करना हमारे रुतबे और मर्तबे और स्टेटस के खिलाफ है? जी, क्यों नहीं। खाला, जीती रहो बेटा। खाला, आपको पता है वो घर आया था एक दिन? कौन? सांवल। मगर क्या? पता नहीं, हफ्सा बता रही थी कि उसके यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चरर है, उसका नाम रामिज है, कोई नया रूप ले लिया है उसने। तुम्हें कैसे पता चला वो सांवल है? तुमसे कुछ कहा उसने?
कहा तो कुछ नहीं। मैं उससे मिलना भी क्या, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझ पर कत्ल का इल्जाम नहीं होता तो मैं कब की मर गई होती। ऐसी बातें क्यों करती हो बेटा? मत किया करो ऐसी बातें। उसे देखा तो जीने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। कोई और होगा। तुमने कहा है ना कि उसका नाम रामिस है। रामिस हो या सावल, क्या मैं उसको नहीं पहचानती? वही है। अब पता नहीं उसके दिल में क्या है, कहीं हफ्सा को बेवकूफ ना बना रहा हो। ऐसा समझती हो तुम उसे? मैं क्या समझूं? और अगर वो सावल है तो? वही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है। जब उसे कुछ करना था या कहना था तब तो वो लौट के नहीं आया। उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं नहीं मानती खाला। वो कहता था जान दे दूंगा मगर तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहाँ गई उसकी मोहब्बत, उसके वादे, वो कसमें? मेरा दिल नहीं मानता कि वो बेवफा है। तुम जो कह रही हो कि वो रामिस बनकर आया, हो सकता है ये सब भी उसने तुम्हारी खातिर किया। मेरी खातिर? हाँ, तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले तुम्हारे माजी से सावल को खोज रहे हैं। उसने तो तुम्हारी जिंदगी की खातिर सावल की पहचान ही मिटा दी और अब वो रामिस बन गया, ताकि अगर कोई दुश्मन तुम्हारी और उसकी मोहब्बत का राज अफशा कर दे तो उन्हें सावल कहीं ना मिले। मैं नहीं मानती। अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रही है। मायूसी की बातें क्यों करती हो बेटा? तुम्हारी खाला का जब तक एक सांस भी बाकी है ना, वो तुम्हें यूं बेगुनाह सजा नहीं होने देगी। अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। लगता है आपकी भाभी आराम कर रही हैं, जो आप मुलाजमा को मॉनिटर कर रही हैं। भाभी नहीं है वो, मेरे भाई की कातिल है वो। सॉरी, आपको तो गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं हूं मैं, लेकिन मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं और मेरा हक है। दरअसल वो अपने भाई के घर गई हुई है। आपको चाय कैसी लगी? जी अच्छी है। खाला, आपने जैसा कहा मैंने कर दिया। अंजला को मैं घर ले आई हूँ, लेकिन अब ये बताएं कि आगे क्या करना है। वो बुशरा आपा का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि मैंने बेगम जलाल को क्या रकम बताई है सावल का नाम और पता बताने की। तो फिर तुमने अपनी आपा को क्या कहा? रकम तो मैंने अच्छी खासी बताई है और ये भी कहा है कि बेगम जलाल ने चंद दिन मांगे फैसला करके बताने के लिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो तो ठीक है खाला, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया है। आगे क्या करना है? तुम सोच रही हो ना कि हम क्या बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ, पहले मैं शाइस्ता से बात कर लूं। हाँ तो शाइस्ता, तुम 2 दिन बाद अपनी आपा से कहना कि बेगम जलाल ने किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया, और अगर वो वहां जाने का कहे तो तुम कहना चली जाओ। अगर खाला, अगर आपा खुद वहां चली गई तो उनको तो पता चल जाएगा ना कि हमारी बेगम जलाल से इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। शाइस्ता, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर अंजिला की जगह तुम्हारी अपनी बेटी जुबी होती तो फिर तुम अपनी बहन का साथ देती या अपनी बेटी का? गलती तो की है ना।
अजाला तो करना पड़ेगा। जो गलती तुमने लालच या नादानी में की है उसका नुकसान तो भरना पड़ेगा ना। आप आगे कुछ ना कहें, तब भी मैं समझ गई हूँ। जाहिर है हर हाल में अपनी बेटी का ही साथ दूंगी, और अंजला भी तो मेरी बेटी ही है। भाभी, भाभी, मैं आपको बहुत देर में समझी हूँ। पहले समझ जाती तो शायद अंजला की जिंदगी में ये सब अजाब ना आते। भाभी रोए मत, ये तो मेरे नसीब में ही था ना। और एक बात का तुम लोग यकीन कर लो, तुम लोगों पर कोई भी मुसीबत आएगी तो पहले मैं सहूंगी, पीछे नहीं हटूंगी।